नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत स्वागत है। 3.5 महीने से दुनिया जिस महायुद्ध के साए में जी रही थी, वो अमेरिका ईरान युद्ध पूरी तरह खत्म होने जा रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों ही देशों ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि वो एक ऐतिहासिक समझौते पर राजी हो गए हैं। इस एक फैसले ने दुनिया के बाजारों में बड़ी हलचल मचा दी है। कच्चा तेल धड़ाम से गिरकर $83 आ गया है, $83 पर, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होने की उम्मीद जरूर जगी है। लेकिन इस महासमझौते के पीछे की इनसाइड स्टोरी बहुत चौंकाने वाली है। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 80वें जन्मदिन के गिफ्ट के चक्कर में ईरान की हर शर्त के आगे घुटने टेक दिए? क्योंकि इस डील में अमेरिका को सिर्फ आश्वासन मिला है, जबकि ईरान को उसके फ्रीज हुए $24 बिलियन और तबाही के मुआवजे के तौर पर $300 बिलियन का पैकेज मिलने जा रहा है। आखिर इस डील से अमेरिका को क्या मिला और क्यों इजराइल इस समझौते को ठुकराकर अब भी लेबनान और गाजा पर बारूद बरसा रहा है? ईरान की वो 14 शर्तें आखिर क्या हैं जिन्होंने ट्रंप को बैकफुट पर ला दिया, आज आपको बताएंगे। और इसके बाद आपको फ्रांस में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बारे में बताएंगे। फ्रांस में G7 समिट के दौरान दोनों की मुलाकात संभावित है। यह मुलाकात बहुत संवेदनशील मोड़ पर हो रही है। 13 फरवरी 2025 के बाद दोनों नेता पहली बार आमने सामने होंगे, वो भी तब जब हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना के हमले में 3 भारतीय नाविकों की जान जा चुकी है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि अगर आप बाजार में मिलने वाले हेल्दी, ऑर्गेनिक और वीगन लिखे प्रोडक्ट्स को बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि शुद्धता के नाम पर आपके भरोसे, आपकी सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। रहिएगा जरूर हमारे साथ, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको गुमराह कर रही हैं, जिसे लेकर अब FSSAI ने इन पर बड़ा एक्शन लिया है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 28 फरवरी को शुरू हुआ अमेरिका और ईरान का युद्ध अब पूरी तरह खत्म हो सकता है। अमेरिका और ईरान दोनों ने आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी है और यह बताया है कि दोनों देशों ने उन शर्तों पर सहमति बना ली है जो अंतिम समझौते का आधार बन सकती हैं। इस फैसले से कच्चे तेल की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड इंडेक्स में एक बैरल कच्चा तेल $83 का हो गया है, जो सिर्फ कल $87 पर था, जबकि WTI इंडेक्स में एक बैरल कच्चा तेल $80 का हो गया है, जो कल $85 का था। तो ब्रेंट क्रूड जो आप देख रहे हैं उसमें लगभग $4.5 की कीमत में गिरावट आई है, और वहीं जब आप WTI देखते हैं तो उसमें लगभग 5.13% की गिरावट। युद्ध के दौरान कच्चे तेल की यही कीमतें $116 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। जो आज आप 83 पे देख रहे हैं, $116। और अब ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये कीमतें सामान्य हो जाएंगी और बड़े दिनों बाद कम से कम महंगाई के मुद्दे पर कुछ अच्छी खबर आ सकती है। युद्ध समाप्ति की घोषणा से दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में 2 से 5% की तेजी आई, तो स्टॉक बाजार में भी थोड़ी सी ही सही रौनक लौटी है और भारत का सेंसेक्स 736 पॉइंट्स मजबूत हुआ, जबकि निफ्टी 231 पॉइंट्स मजबूत हुआ। कुल मिलाकर सिर्फ आज के दिन भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को 8,09,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। यह पैसा कई देशों की कुल GDP से भी ज्यादा है। युद्ध खत्म होने से अब डॉलर की मांग कम होगी, इसीलिए आज डॉलर 0.28% कमजोर हुआ, जबकि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत मामूली लेकिन बढ़त हुई है। पहले से 0.73 की बढ़ोतरी हुई है। अब भारत के ₹94.67 जैसे पैसे अमेरिका के $1 के बराबर है, जबकि यही 20 मई आप सोचिए, यही मूल्य ₹96.84 तक पहुंच गया था। ₹2 की मामूली गिरावट आप इसे कह सकते हैं। लेकिन हां, गिरते रुपए को युद्ध समाप्ति की घोषणा ने थोड़ा सा संभाला है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि सोना चांदी महंगा हो सकता है। जब डॉलर की मांग बढ़ रही थी, निवेश सोने चांदी की जगह डॉलर में निवेश कर रहे थे, तब इनकी कीमतों में गिरावट आई थी। लेकिन अब डॉलर का मूल्य जब घट रहा है तो सोने में निवेश बढ़ सकता है। सोने के दाम आज से ही बढ़ने लगे हैं। आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 1,50,000 रुपए का हो गया, सिर्फ 10 ग्राम।
और इसमें कल के मुकाबले 2,846 रुपए की तेजी आई, जबकि इसी तरह 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,51,000 रुपए हो गई और सिर्फ आज में 1 किलो चांदी लगभग 9,000 रुपए महंगी हुई। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका और ईरान ने कुछ शर्तों पर सहमति बना ली है और अब 19 जून को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इससे यह सवाल भी उठता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध से क्या हासिल हुआ। यह तस्वीर तुर्की में ईरान के दूतावास ने साझा की है, जिसमें यह लिखा है कि नए युग के मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे ईरान का एक ऐलान मान रहा है, ऐसा ऐलान जिसमें ईरान यह बता रहा है कि अब वो मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी सुपर पावर है, वो सुपर पावर जिसे अमेरिका और इजराइल मिलकर भी हरा नहीं पाए और अमेरिका को ईरान की शर्तों पर समझौता करना पड़ा। ईरान ने अमेरिका पर किस हद तक दबाव बनाकर रखा, उसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद राष्ट्रपति ट्रंप है। आज सुबह डील का ऐलान करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को 2 बार अपना बयान बदलना पड़ा। पहले बयान में उन्होंने यह कहा कि डील के तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोलने वाला है, जबकि इसके 1 घंटे बाद फिर पोस्ट आया और यह कहा कि हॉर्मुज को इस शुक्रवार तब खोला जाएगा जब इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह सवाल उठाए कि क्या अब भी इस डील को लेकर कोई कंफ्यूजन हो सकता है, वरना 1 घंटे में ही बात पलटी कैसे। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि अभी जिन शर्तों पर अमेरिका और ईरान ने सहमति बनाई है वो शर्तें किसी डील का रूप नहीं लेंगी। इसकी जगह दोनों देशों के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे जो अगले 2 महीने के लिए लागू होगा। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी 2 पक्षों के बीच आपसी समझ का एक दस्तावेज। एमओयू किसी भी डील या एग्रीमेंट से इसलिए अलग होता है क्योंकि यह कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता, बाध्यकारी नहीं होता है। अगर कल को राष्ट्रपति ट्रंप का मूड बदल जाए, वो अपनी ही कही बातों से पलट जाएं, तो इसके लिए कानूनी रूप से उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और इसीलिए दुनिया कह रही है कि ये डील का पहला चरण है, लेकिन डील नहीं है। दूसरा, अमेरिका और ईरान ने आधिकारिक रूप से एमओयू की शर्तों को तो सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन दोनों देशों ने ये तो माना है कि वो एक दस्तावेज पर बातचीत के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन इस दस्तावेज में कौन सी शर्तें शामिल हैं, इस पर आधिकारिक जानकारी ना तो अमेरिका ने दी है और ना ही ईरान ने दी है। हालांकि इसके बावजूद एक एमओयू अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सबसे बड़ी हेडलाइन बना हुआ है, जिसे ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने जारी किया है। ये एजेंसी ईरान के तेहरान टाइम्स का हिस्सा है, जो उन 14 शर्तों के बारे में बताती है जिन पर अमेरिका और ईरान सहमत हुए हैं। इनमें पहली शर्त यह है कि ईरान के कच्चे तेल, गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए थे उन्हें निलंबित किया जाएगा। 23 मई 2026 को फॉर्च्यून मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पिछले 8 साल में ईरान पर 2000 से ज्यादा प्रतिबंध लगे हैं, जिनमें ज्यादातर प्रतिबंध ऐसे हैं जो ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बेचने से रोकते हैं। अब अगर ये प्रतिबंध पूरी तरह हटते हैं तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत होगी। कारण यह है कि वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? ईरान के पास है, जो 209 बिलियन बैरल का माना जाता है। दूसरा, 30 दिनों के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा और अभी राष्ट्रपति ट्रंप इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहे हैं, जबकि सच ये है कि इस युद्ध से पहले हॉर्मुज खुला ही हुआ था। राष्ट्रपति ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान कोई टैक्स नहीं वसूलेगा, लेकिन इस दावे को लेकर भी अभी ज्यादा स्पष्टता नहीं है। और एक बार कोई डोनाल्ड ट्रंप को याद दिला दे कि इस युद्ध से पहले सारे जहाज निकल रहे थे और कोई वसूली वहां पर नहीं हो रही थी। ये तो आपने ऐसे हालात पैदा किए कि हॉर्मुज भी ब्लॉक कर दिया गया और पैसे भी वसूले जाने लगे। ईरान की ही मेहर न्यूज एजेंसी ये तो नहीं कहती कि ईरान हॉर्मुज में टैक्स वसूलेगा या नहीं, लेकिन वो ये जरूर लिखती है कि हॉर्मुज को ईरानी व्यवस्था के साथ खोला जाएगा, जिससे ये पता चलता है कि जो हॉर्मुज अब तक पूरी दुनिया की संपत्ति था, वो अब ईरान की व्यवस्था वहां पर होगी। हॉर्मुज के खुलने से दुनिया में तेल, गैस का संकट कम होगा। इस युद्ध से पहले हॉर्मुज से हर दिन औसतन 138 जहाज 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता था, जो युद्ध के कारण प्रभावित हुआ, लेकिन अब यह आपूर्ति फिर से सामान्य हो सकती है। तीसरी शर्त यह है कि अमेरिकी नौसेना 30 दिनों के अंदर अपने नेवल ब्लॉकेड को पूरी तरह से हटाएगी। यह वही नेवल ब्लॉकेड है जिसके तहत ईरान के 116 जहाजों को
अमेरिका वापस भेज चुका था। उनकी नाकेबंदी कर दी गई थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आगे आकर अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी थी, जिसकी वजह से ईरान के भी जहाज यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और चौथी शर्त यह है कि ईरान के आसपास अमेरिका ने अपने सैन्य बलों की जो तैनाती की है उन्हें वापस बुलाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। अब तक अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसके आसपास कई समुद्री जहाज सैनिकों को तैनात रखता था, लेकिन अब उसे ये तैनाती हटानी होगी, जिसे कई विश्लेषक अमेरिका के लिए झटका मान रहे हैं। पांचवी शर्त, अमेरिका ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, उसकी संप्रभुता का सम्मान करेगा। यानी ईरान में अगर विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां लोगों को फांसी होती है, वहां का कोई भी आंतरिक मामला होता है तो उसमें अमेरिकी ठेकेदारी नहीं चलेगी। अमेरिका ठेकेदार नहीं बन पाएगा और उसे ईरान से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी होगी। अब आपको बताते हैं छठी शर्त। तो छठी शर्त यह है कि अमेरिका ईरान पर ना तो कोई नया प्रतिबंध लगाएगा और ना ही मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ाएगा। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, विदेशों में ईरान के जो $100 बिलियन अमेरिका ने फ्रीज किए हैं, ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। उनमें से $24 बिलियन उसे वापस देने होंगे। सोचिए, मतलब इस युद्ध में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हासिल किया। ईरान तो बहुत कुछ हासिल करता हुआ दिख रहा है। ये वही पैसा है जो ईरान ने कच्चा तेल बेचकर कमाया था, लेकिन डॉलर में व्यापार के कारण अमेरिका ने यह पैसा एक तरह से जब्त कर लिया था। अब $24 बिलियन भारतीय रुपयों में 2,27,000 करोड़ रुपए होते हैं और यह पैसा अगले 60 दिनों में जारी होगा, जिनमें से $12 बिलियन बातचीत से पहले जारी होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप कहते थे कि मैं ईरान को बिना एक पैसा दिए डील करके दिखाऊंगा, लेकिन इस दस्तावेज से ऐसा लगता है कि ईरान उन पर भारी पड़ा है। ईरान ने ना सिर्फ ये शर्त मनवाई, बल्कि अमेरिका ये वादा भी ले लिया है कि इससे ये वादा भी ले लिया है कि वो ईरान के पुनः निर्माण के लिए कम से कम $300 बिलियन की योजनाएं पेश करेगा। यानी ईरान को अपने पैसे तो मिलेंगे ही, साथ ही युद्ध में हुए नुकसान के लिए अलग से पैसा मिलेगा। और $300 बिलियन कोई मामूली रकम नहीं है। मिडिल ईस्ट में ओमान, कतर, कुवैत, इराक, सीरिया, जॉर्डन जैसे देशों की अर्थव्यवस्था ही $300 बिलियन से कम की है। नौवीं शर्त यह है कि ईरान भविष्य में कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके लिए ईरान को ट्रीटी और द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पर दोबारा अपनी पुष्टि देनी होगी। और 10वीं शर्त यह है कि परमाणु मुद्दों सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने पर अंतिम समझौता करने के लिए 60 दिनों की बातचीत शुरू होगी। 11वीं शर्त यह है कि अंतिम समझौते को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव द्वारा मंजूरी दी जाएगी। यानी जब यह बातचीत सफल होगी तो संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में फाइनल डील पर दोनों ही पक्ष दस्तखत करेंगे। हालांकि इसी में 12वीं शर्त बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह लिखा है कि अंतिम समझौते के लिए तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी जब तक ईरान के कुल $12 बिलियन जारी नहीं होते, ईरान के कच्चे तेल से प्रतिबंध नहीं हटते और अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह से जब तक वापस नहीं होती। 13वीं शर्त, समझौते का पालन कराने के लिए एक निगरानी तंत्र बनेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पक्ष इन शर्तों का पालन करें। और 14वीं और आखिरी शर्त यह होगी कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी शांति स्थापित की जाएगी। यानी लेबनान में अगर इजराइल ने बमबारी की, जो वो लगातार कर रहा है, तो ईरान इस शांति समझौते से पीछे हट जाएगा और इसे उसका उल्लंघन मानेगा। और अब ये सारा पेच फंस रहा है। डील का ऐलान होने के बाद भी इजराइल ने लेबनान और गाजा पर अपने हमले नहीं रोके। गाजा पर इजराइल के नए हमलों में 8 लोग मारे गए हैं, जबकि लेबनान पर भी इजराइल ने बारूद बरसाना जारी रखा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स साफ साफ कह रहे हैं कि अमेरिका का समझौता उन पर लागू नहीं होता। इजराइल अब भी लेबनान और गाजा से अपनी सेना को वापस नहीं बुलाएगा। सुनिए, इजराइल इस डील को इसलिए भी नहीं अपनाएगा क्योंकि इससे ईरान को फायदा ज्यादा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट का देश नहीं है। अगर कल को ईरान एक बड़ी सुपर पावर बनता है तो इससे अमेरिका को सीधे कोई बड़ा खतरा भी नहीं होगा, लेकिन ईरान का मजबूत होना इजराइल के लिए चैलेंज है, चुनौती बन जाएगा। और जो इजराइल अब तक मिडिल ईस्ट के क्षेत्र को डोमिनेट करता आया है, वहां आने वाले दिनों में ईरान का प्रभाव उसे टक्कर देगा। और यही कारण है कि इजराइल न सिर्फ इस डील के खिलाफ है, बल्कि वो लेबनान और गाजा में सैन्य संघर्ष जारी रखकर इस डील को तुड़वा भी सकता है और कम से कम कमजोर तो कर ही सकता है।
यहाँ ये भी समझना होगा कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बर्थडे गिफ्ट के चक्कर में ईरान की ज्यादातर शर्तों पर अपनी सहमति दे दी, और क्यों ईरान ने फिर भी ऐसा होने नहीं दिया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक उसे नाम ना छापने की शर्त पर ईरान के 2 बड़े अधिकारियों ने यह बताया कि ईरान की इस्लामिक सरकार ने जानबूझकर इस एमओयू को तब अपनी मंजूरी दी जब रविवार बीत चुका था। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप का 80वां जन्मदिन था, यानी बीते दिन, और राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे थे कि ये डील उनके जन्मदिन पर ही होगी, जबकि ईरान नहीं चाहता था कि दुनिया में यह संदेश जाए कि इतना बड़ा समझौता राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मदिन पर हुआ और इसका राजनीतिक श्रेय उन्हें दिया जाए। और इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप ने तो अपने जन्मदिन पर इस एमओयू को मंजूरी दे दी, लेकिन ईरान ने इस पर सहमति देने में वक्त लिया। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान ने रात को 12 बजने का इंतजार किया और उस वक्त इस डील की घोषणा की जब वो ये कह सके कि ये डील 15 जून को हुई है और राष्ट्रपति ट्रंप के जन्मदिन पर यह समझौता नहीं हुआ है। हालांकि ईरान के ऐसा करने के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप कह सकते हैं कि इस एमओयू की घोषणा उन्हीं के जन्मदिन पर हुई, क्योंकि अमेरिका और ईरान के टाइम में 7 घंटे का अंतर है और इस हिसाब से राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान दोनों अपनी अपनी सुविधा से इस डील की तारीख को लेकर दावे कर सकते हैं। यहां यह भी समझना होगा कि क्या इस युद्ध के लिए दुनिया राष्ट्रपति ट्रंप की विवेचना करेगी। आज से 11 साल पहले, साल 2015 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक डील की थी, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा गया। इसके तहत यह तय हुआ था कि ईरान अभी भी यूरेनियम के 3.67% से ज्यादा एनरिच नहीं करेगा, अपने यूरेनियम भंडार में कटौती करेगा, इसे सेंट्रीफ्यूज मशीनों की संख्या 2/3 घटानी होगी। यही नहीं, अमेरिका ने कहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में रहेगा और प्लूटोनियम बनाने की भी कभी कोशिश नहीं करेगा। बदले में अमेरिका ने ईरान पर लगे कई प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान किया था और कुछ लोग दावा करते हैं कि तब अमेरिका की तरफ से ईरान को $150 बिलियन अलग से दिए गए थे, और ये बात राष्ट्रपति ट्रंप भी कह चुके हैं। लेकिन हकीकत में यह दावा पूरी तरह से गलत है। अमेरिका के सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन के मुताबिक उस वक्त ईरान को अलग से एक भी पैसा नहीं दिया गया था। ईरान को वही पैसे मिले थे जो अमेरिका द्वारा फ्रीज किए गए थे और जो उसी के पैसे थे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगता है कि उन्होंने गलत दावा करके साल 2018 में इस डील को रद्द करा किया और आज 2026 में वो 3 महीने का युद्ध लड़कर ईरान से ऐसी डील करने जा रहे हैं जो डील 2015 की डील से कमजोर मानी जा रही है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप फिर भी इसे अपनी जीत बता रहे हैं। हकीकत में जीत तो ईरान की हुई है, जिससे अपने निष्क्रिय फंड से कुल $24 बिलियन भी मिलने वाला है। उसके परमाणु पुनर्निर्माण के लिए अलग से $300 बिलियन की एक नई योजना पेश होने वाली है। देखिए, इस डील पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे, जबकि अंतिम समझौते पर इसके 60 दिनों बाद दस्तखत होंगे। और ऐसे में पूरी दुनिया के लिए और आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कब से तेल, गैस, ये सप्लाई सामान्य हो पाएगी और यहां बिछाए गए समुद्री बारूद को हटाएगा कौन। युद्ध विराम की घोषणा के बाद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक नया समुद्री नक्शा जारी किया था, जिसमें यह बताने की कोशिश हुई थी कि हॉर्मूज में जहाजों के गुजरने वाले रास्ते पर सी माइंस बिछाई गई हैं। अनुमान है कि ईरान के पास 2000 से 6000 तक समुद्री माइंस हो सकती हैं, जिनमें से काफी ईरान ने खुद बनाई हैं। लेकिन अभी यह स्पष्ट ही नहीं है कि ईरान ने इनमें से कितनी माइंस को समुद्र में बिछाया है, वो अभी कहां पर है। इससे भी बड़ी बात यह है कि माइंस को हटाना बहुत आसान नहीं होता। इस प्रक्रिया को माइन काउंटर मेजर्स यानी एमसीएम कहते हैं। इसमें 2 मुख्य काम होता है। पहला है माइन हंटिंग यानी खोजना, सोनार की मदद से माइंस को ढूंढा जाता है, और दूसरा है माइन स्वीपिंग, जिसमें माइंस मिलने के बाद उन्हें निष्क्रिय करना है, इनएक्टिव करना है, नियंत्रित विस्फोट करके उड़ाया जाता है। अब बड़ी समस्या ये है कि अगर ईरान ने 500 माइंस भी हॉर्मूज में बिछाई होंगी, 500 सिर्फ, तो इन्हें हटाने में बहुत समय लगेगा। एक सी माइन को ढूंढकर उसे नष्ट करने में औसतन 5 घंटे लगते हैं। इस हिसाब से 500 माइंस को हटाने में 2500 घंटे लगेंगे। 2500 घंटों का मतलब हुआ 104 दिन या 3 महीने 14 दिन। अगर अमेरिका ईरान के साथ मिलकर एक साथ 20 टीमें भी इन सी माइंस को ढूंढकर उन्हें नष्ट करने में लगाता है, तब भी ऐसा करने में 3 महीने चाहिए।
हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही इतनी जल्दी सामान्य नहीं होगी। हालांकि इससे कच्चे तेल की कीमतें नीचे आएंगी और धीरे धीरे तेल और गैस का संकट जरूर खत्म होगा। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं कि हॉर्मूज के खुलने से किन देशों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि युद्ध से पहले हॉर्मूज से किन देशों का कितना कच्चा तेल जो है वो निर्यात होता था। तो हॉर्मूज से जो कच्चा तेल है उसमें सबसे पहले आप देखिए इराक, बसरा जहां 18% जाता था। कुवैत से आप देख लीजिए, कुवैत से 11%। उसके बाद आप आ जाइए ईरान, ईरान 11%। और यहां से ये आगे बढ़ता था। ऐसे ही जब आप देखेंगे सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में भी 28%। अब इसको एक सेकेंड में डिलीट कर दूं। यहां अब आपको दिखाते हैं कि ये कहां से आता है। और यहां से जब सऊदी अरब से ये आगे बढ़ रहा है तो ये भी कुछ 3 जगह है, जिसमें एक बहरीन हो गया, एक कतर हो गया और एक यूएई, जहां पे दुबई और अबू धाबी ये सब है। तो यहां से भी 14% यहां से 28% सऊदी अरब है। यहां से ये तेल, कच्चा तेल जो है वो आगे बढ़ता है और निर्यात के लिए आगे बढ़ता है। जाता कहां है सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है ये एशिया, जिसमें 80% मुझे लगता है ये देखिए एशिया का 80%। ये जो 80% है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जाता है। और यहीं पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम आपको अन्य जगह भी दिखा देते हैं, जिसमें यूरोप और अन्य देशों में 13% है। ये एशिया में जैसे हमने आपको दिखाया 18% है। उसके बाद अमेरिका में देखिए 7%, भारत में 13% और 25% जाता है चाइना में, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कहां कहां पर पहुंचता है। तो दक्षिण कोरिया में 10% पहुंचता है ये कच्चा तेल और गैस। उसके बाद से कच्चा तेल और गैस जापान में 9%। दक्षिण पूर्व एशिया में ये लगभग 11% है जो आप देख रहे हैं। और अन्य एशियाई देशों में ये जाता है 10%। तो इससे आपको समझ में आ गया कहां कहां पर ये कितना तेल जाता है, कितना तेल मौजूद है, किन देशों में कितना पहुंचता है, किन देशों से निकलता है। तो ये जो पूरा रास्ता है तेल और गैस की सप्लाई का, वो बाधित हुआ है और सभी को इसी बात का इंतजार है कि वो एक बार वापस हो जाए ताकि कीमतें कंट्रोल में आए। और अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच ये डील पाकिस्तान ने कराई या ये डील कतर ने कराई है। सार्वजनिक रूप से इस डील का पहला ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से हुआ। शहबाज शरीफ के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को इस डील के बारे में बताया, लेकिन क्योंकि पहली सूचना शहबाज शरीफ की तरफ से आई थी, इसीलिए अभी कई लोग पाकिस्तान को इस डील का श्रेय दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान का इसमें ज्यादा योगदान नहीं है। पिछले महीने ईरान के सरकारी मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा हुई कि पाकिस्तान मध्यस्थता में गड़बड़ी कर रहा है। वो राष्ट्रपति ट्रंप की नजरों में अच्छा बनने के लिए उस तरह से काम करता रहा जो अमेरिकी हितों के अनुकूल था और चापलूसी करने में इतना उस्ताद कि ईरान की तरफ से हमेशा गलत संदेश अमेरिका को पहुंचाया जा रहा था। जी हजूरी वाली तबीयत और मिजाज पाकिस्तान की छूट नहीं रही थी। लेकिन बाद में ईरान ने पाकिस्तान के डबल गेम पर चिंता जताते हुए उसकी मध्यस्थता को संदेह के दायरे में रख दिया। और जब मध्यस्थता में पाकिस्तान की भूमिका सीमित हो गई तो कतर आगे आया। पिछले महीने 25 मई को ईरान का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कतर की राजधानी दोहा पहुंचा। इनमें ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शामिल थे। इसी दौरान कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच चर्चा की, जिससे अमेरिका और ईरान के बीच एक भरोसेमंद संपर्क शुरू हुआ। ईरान ने कतर को जब ये बताया कि वो अपनी फ्रीज की गई संपत्तियों को मुक्त कराना चाहता है, तब कतर ने ईमानदारी से ये बात अमेरिका तक पहुंचाई कि हमारी जो संपत्ति अमेरिका ने फ्रीज की हुई है, हमें वो संपत्ति चाहिए। अमेरिका के लिए कतर पर भरोसा करना इसलिए भी आसान था क्योंकि तालिबान के साथ अमेरिका की डील भी कतर ने ही कराई थी। और कतर की खासियत यह है कि वो ऐसे विरोधी पक्षों से भी बातचीत बनाए रखता है जो आपस में सीधे बात नहीं करते, और यहां भी ऐसा ही हुआ। जब ईरान और अमेरिका ने कतर को बीच में रखकर बातचीत शुरू की तो धीरे धीरे दोनों देश सहमति के केंद्र बिंदु पर पहुंचने भी लगे। पाकिस्तान बाहर हुआ नहीं कि समझौता होने लगा। इनमें भी 12 जून का दिन सबसे महत्वपूर्ण था, जब कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने
राष्ट्रपति ट्रंप से खुद बात की। दोनों देशों के बीच एक ऐसा समझौता तैयार करवाया जो अंतिम समझौते का आधार बने। जब ईरान ने कतर को अपना जवाब भेजा तो उसके बाद इस डील का ऐलान हुआ और कतर ने खुद कहा कि इस मध्यस्थता में कई सहयोगियों ने भूमिका निभाई, लेकिन केंद्रीय भूमिका में वही रहा। लेकिन पाकिस्तान इतना बेशर्म कि उसने यहां इस समझौते का श्रेय लेने की कोशिश की। और आप खुद देखिए कि पाकिस्तान की संसद में कैसे शहबाज शरीफ इसका ऐलान करके वाहवाही भी लूट रहे हैं। पीओके में लगातार आम लोगों का खून बह रहा है। अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है पाकिस्तान, और जो बलूचिस्तान में विद्रोह का सामना भी कर रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में युद्ध रुकवा दिया। देखिए, खैर आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको ये बताएंगे कि इस बार G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है। और ये मुलाकात अहम क्यों मानी जा रही है? पिछले साल जब कनाडा में G7 समिट का आयोजन हुआ था और राष्ट्रपति ट्रंप ईरान युद्ध के कारण समय से पहले वॉशिंगटन डीसी, अगर आपको याद हो तो वो अचानक वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो गए थे। तब राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात नहीं हो पाई थी। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी भारत लौटे और लौटते वक्त उनसे मिलने के लिए व्हाइट हाउस आए। मतलब वो वहां से निकलकर पहले व्हाइट हाउस जाएं, डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और फिर भारत आए। लेकिन ओडिशा में एक कार्यक्रम की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के निवेदन को अस्वीकार कर दिया था। और उस वक्त ये खबर इसलिए भी बड़ी बनी थी क्योंकि तब अमेरिका ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया था और भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन अब इस साल फ्रांस में G7 समिट का आयोजन होने वाला है और उम्मीद है कि इस बार इस समिट के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात मुमकिन है। 13 फरवरी 2025 के बाद इन दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात होगी और ऐसे वक्त में होगी जब हॉर्मूज में अमेरिकी नौसेना ने भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमला किया है। इनमें एक हमले में हमारे 3 नाविकों की जान चली गई है। हालांकि इस समिट से पहले प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच नई डिफेंस और ट्रेड डील का ऐलान हुआ है। देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे, जहां राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उनकी मुलाकात हुई है। और बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात में भारत और फ्रांस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इसलिए आज हम ये भी समझेंगे कि एआई के क्षेत्र में भारत फ्रांस से क्या चाहता है और फ्रांस भारत से क्या चाहता है। ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है। इस रिश्ते में इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है। इस रिश्ते में शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है, नए विचारों को दिशा दी है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जब फरवरी महीने में भारत आए थे, तब उन्होंने भारत में आयोजित इंटरनेशनल एआई समिट में हिस्सा लिया था
और ऐसा नहीं है कि एआई के क्षेत्र में भारत और फ्रांस की ये नजदीकी सिर्फ कुछ समझौते और कुछ निवेश के कारण है। असल में खेल इससे भी बड़ा है। आप रोज सुनते होंगे कि एआई इज द न्यू ऑयल। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि एआई पूरी दुनिया के बाजार को बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसे अब तक कच्चे तेल और गैस पर दुनिया के ज्यादातर देशों की निर्भरता रही, वैसी ही निर्भरता अब एआई पर भी बन रही है। एआई इस वक्त हर जगह है, आपके फोन पर, आपके टेलीविजन में, आपकी गाड़ी में, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, यहां तक कि आपकी नौकरी में भी एआई है, ज्यादातर जगहों पर। अब समस्या यह है कि अब तक एआई पर जिस तरह का नियंत्रण अमेरिका, चाइना ने स्थापित किया, वैसा नियंत्रण दूसरे देश हासिल नहीं कर पाए। आज भी एआई कंप्यूटिंग पावर में अमेरिका और चाइना की हिस्सेदारी जानते हैं 90% है, जबकि एआई निवेश में हिस्सेदारी 70 से 80%, यानी पैसा भी उन्हीं का लगा हुआ है। इसे ऐसे समझिए कि अगर दुनिया का 90% कच्चा तेल सिर्फ 2 देशों के पास हो तो दुनिया कैसे उन देशों पर निर्भर हो जाएगी और उससे अस्थिरता का माहौल बना रहेगा। अब एआई के क्षेत्र में भी यही हो रहा है। उदाहरण के लिए एआई चिप्स में अमेरिकी कंपनी एनवीडिया की सबसे बड़ी 90% हिस्सेदारी है। इसके अलावा आप जो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जैसे एआई मॉडल्स इस्तेमाल करते हैं वो भी अमेरिका के हैं। एआई रोबोट के मामले में चाइना बहुत आगे है। अब ये दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां से दुनिया इनकी ग्राहक बनकर रहे, और इसी मोनोपोली यानी एकाधिकार को तोड़ने के लिए भारत और फ्रांस ने हाथ मिलाया है। जैसे भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर यह तय किया है कि हम मिलकर एआई मॉडल्स बनाएंगे, एआई साझेदारी में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे और अमेरिका और चाइना जैसे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत और फ्रांस ऐसा कर सकते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी रैंकिंग में भारत दुनिया में 30वें स्थान पर है। इसके अलावा भारत में एआई कौशल का प्रसार दुनिया के औसत से 2.5 गुना ज्यादा है, यानी हमारे देश में एआई टैलेंट की कमी नहीं है। और ऐसे में हमारे देश में भी 87% कंपनियां जो हैं उसमें आगे बढ़ रही हैं। इससे भारत के एआई क्षेत्र में निवेश भी बढ़ रहा है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो एआई में निवेश के मामले में भारत अब 8वें स्थान पर है, जबकि फ्रांस 7वें स्थान पर। तो अगर 7वें और 8वें नंबर पर दोनों हैं और हाथ मिला लें तो बड़ी ताकत बनेंगे। भारत के पास एक और प्लस पॉइंट यह है कि हमारे पास एआई टैलेंट की कमी नहीं। भारत में हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएशन की पढ़ाई करके बाजार में आते हैं, और एआई ऑथर्स और इन्वेंटर्स के मामले में भारत अमेरिका के बाद आता है और हम जर्मनी जैसे देशों से भी आगे हैं। अब भारत को अगर बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनना है तो हमें फ्रांस का साथ चाहिए होगा, जहां हम एआई टैलेंट दे सकेंगे और फ्रांस हमें अपना अनुभव दे सकेगा। और यही वजह है कि एआई के क्षेत्र में भारत और फ्रांस की मित्रता बड़ी मानी जा रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कल तक माना जा रहा था कि केंद्र की एनडीए सरकार सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू के भरोसे टिकी है, लेकिन अब इस कहानी में अहम किरदार बनकर उभरी हैं ममता बनर्जी से बगावत करने वाली सांसद काकोली घोष दस्तेदार। काकोली घोष दस्तेदार और उनके साथ आने वाले टीएमसी के बाकी 19 बागी सांसदों ने ऐसा दांव चला है कि वो दल बदल कानून के पेच से बच जाएं। टीएमसी के इन बागी सांसदों ने खुद के एनसीपीआई में विलय हो जाने की घोषणा की और स्पीकर ओम बिरला से संसद में अलग मान्यता की मांग की है और कहा है कि हम एनडीए का समर्थन करेंगे। यानी ये सांसद भी आ गए बीजेपी के खेमे में, मोदी के खेमे में। एनसीपीआई यानी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, अगर मैं कल से पहले पूछती तो आप में से कितने लोग, हम लोग भी शायद एकदम से नाम ना आए कि कौन सी पार्टी है, कहां की पार्टी है। आम लोग तो छोड़िए, नेता भी शायद, और जो राजनीतिक पंडित हैं, पत्रकार हैं, वो भी ना बता पाते कि कौन है ये पार्टी। कल रात को जब टीएमसी के बागी सांसदों ने एनसीपीआई का नाम लिया, उससे पहले एनसीपीआई के फेसबुक पेज पर सिर्फ 75 फॉलोअर्स थे, अब 4800 हो गए हैं फॉलोअर्स। एक राजनीतिक दल के तौर पर एनसीपीआई का रजिस्ट्रेशन 20 जनवरी 2023 को हुआ था। एनसीपीआई ने अपना पहला चुनाव बंगाल के बजाय त्रिपुरा में लड़ा था। 2023 के चुनाव में त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों पर एनसीपीआई ने अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन 4 सीटों पर उनके उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज हो गए। इसके बाद एनसीपीआई ने सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया। छवामनु सीट पर पार्टी उम्मीदवार को 536 और कैलाश शहर सीट पर 286, कुल 286 वोट मिले। यानी एनसीपीआई को टोटल वोट कितने मिले? 822। दिलचस्प बात यह है कि एनसीपीआई के इस त्रिपुरा चुनाव का नारा था रिजेक्ट पॉलिटिकल टर्न कोड्स, यानी दल बदलुओं को नकारो। अब पश्चिम बंगाल में हावड़ा के
सकराइल के पते पर पार्टी का एक रजिस्टर्ड दफ्तर है। इस बिल्डिंग के गेट पर एक पत्रकार के तौर पर उत्तिया कुंडू और कलकत्ता हाई कोर्ट की वकील के तौर पर शिवली कुंडू के नाम है। बिल्डिंग में एनसीपीआई का बैनर टंगा हुआ है। 2023 के बंगाल पंचायत चुनाव में भी एनसीपीआई ने उम्मीदवार उतारे थे और अब ये सभी के सभी सांसद इसी पार्टी में मिल गए। साल 1970 में एक फिल्म आई थी, नाम था सफर। इस फिल्म का एक गीत है जिसके बोल हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। प्रेम गीतों में भले ही इस तरह की बातें कही जाती हों, लेकिन सच्चाई यह है कि दिन को रात कह देने से रात नहीं हो जाएगी। गाने का उदाहरण हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमारे देश की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को हेल्दी, ऑर्गेनिक, वीगन वो कह देती हैं, स्टैंप लगा देती हैं और उन्हें लगता है कि जैसा वो कहते हैं लोग उसे मान भी लेंगे। पिछले कुछ वर्षों में खाने पीने की शायद ही ऐसी कोई चीज बची हो जिसमें मिलावटखोरी की खबरें ना आई हो। त्योहारों का समय होगा तो दूध, दही, घी, मक्खन, मावे मिलावट ही मिलावट। नवरात्र होंगे तो कट्टू के आटे में मिलावट शुरू हो जाएगी। और तो और जब ये मिलावटी चीजें खाकर बीमार होने लगेंगे लोग, तो एक्सपायर्ड या मिलावटी दवाइयों का शिकार बन जाएंगे। यानी ऐसी कोई भी चीज जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, उसकी शुद्धता की 100% गारंटी नहीं दी जा सकती। इसी डर की वजह से लोग बड़ी बड़ी कंपनियों पर भरोसा करते हैं। वो मानकर चलते हैं कि इन कंपनियों की कोई चीज अगर खरीदी तो शुद्ध ही मिलेगी। ये कंपनियां भी टेलीविजन, अखबार या प्रोडक्ट की पैकेजिंग में उनसे इसी तरह का दावा भी करती हैं। जैसे कंपनी है वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक, नाम से लगता है कि ये कंपनी ऑर्गेनिक सामान बेचती है। यानी ये कंपनी जो भी बेच रही है उसका दावा है उसकी जो खेती है प्राकृतिक रूप से हुई है और उसमें किसी तरह की कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कम से कम कंपनी का लेबल तो यही कहता है, नाम भी ऐसा रख दिया। आप में से कई लोग घर में द हेल्थ फैक्ट्री का जीरो मैदा ब्रेड भी, जो है ना जीरो मैदा ब्रेड, वो इस्तेमाल करते होंगे। नाम से लगता है कि ये कंपनी कंज्यूमर्स की सेहत का बड़ा ख्याल रखती है, तभी इसने नाम हेल्थ फैक्ट्री रखा है। इमामी कंपनी के आप में से बहुत लोग जानते होंगे। ये कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स तो बनाती है, इसके अलावा खाने का तेल जैसे सरसों, सोयाबीन, रिफाइंड राइस ब्रांड भी बेचती है। अपनी कंपनी के खाने के तेल को वो हेल्दी एंड टेस्टी बताकर बेचती है। मतलब कंपनी का दावा है कि उनका तेल हेल्दी है। कम से कम पैकेजिंग देखकर तो यही लगता है, लेकिन इन कंपनी से जुड़ा सच कड़वा है। सच यह है कि देश की कई बड़ी कंपनियां आजकल हेल्दी, ऑर्गेनिक और वीगन के नाम पर झूठ बोल रही हैं। ये कंपनियां मिलावटखोरी को लेकर आपके डर का फायदा उठाती हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 14 कंपनियों को देश की जनता में भ्रम फैलाने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। FSSAI का कहना है कि इन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट पर भ्रामक दावे करके जनता को गुमराह किया। संस्था के मुताबिक इन कंपनियों ने हेल्दी, ऑर्गेनिक, वीगन के नाम पर झूठ फैलाया, जबकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत अपने प्रोडक्ट का भ्रामक नाम रखना प्रतिबंधित है। आजकल लोग अपने परिवार के लिए शुद्ध सामान खरीदना चाहते हैं। कस्टमर्स की इस इच्छा को कुछ कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट का ट्रेड नेम बना लिया, जैसे वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक। नाम से लगता है ऑर्गेनिक सामान ही मिलेगा, लेकिन FSSAI का कहना है कि इस कंपनी के पास ऑर्गेनिक सामान बेचने का सर्टिफिकेट ही नहीं है। यानी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये ऑर्गेनिक सामान बेचती है। इसी तरह से ऑर्गेनिक विजडम, शाइन ऑर्गेनिक, टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स नाम की कंपनियों ने भी यही सर्टिफिकेट नहीं लिया और ऑर्गेनिक पर अपना सामान कंपनी का ही नाम रखकर बेचने लगे। स्टोरिया नाम की एक कंपनी अनार का जूस बेच रही है। इसकी पैकेजिंग देखकर लगता है कि इसमें अनार का शुद्ध जूस होगा, लेकिन सच ये है कि इसकी एक बोतल में केवल 4% अनार का जूस है। आयोटा नाम की कंपनी पानी की बोतल्स बेचती है। दावा है कि इसमें अलग से मिनरल्स मिलाए जाते हैं। अब FSSAI का कहना है कि यह दावा नियमों का उल्लंघन है। पानी की बोतल में अलग से मिनरल्स मिलाने का दावा बिल्कुल गलत है। ये मामला केवल ऑर्गेनिक सामान तक सीमित नहीं है, कई कंपनीज तो अलग लेवल पर ही झूठ बोल रही हैं। तो सुनिए, देश में द हेल्थ फैक्ट्री, हेल्दी चॉइस, हेल्दी मास्टर्स, हेल्थ एड नाम की कंपनियां जिन्होंने सामान बेचने के लिए अपने नाम में ही हेल्दी शब्द जोड़ लिया है ताकि लोगों को लगे कि उनका प्रोडक्ट सेहत के लिए बड़ा बढ़िया है। इमामी ने भी ऐसे ही खाद्य तेल की ब्रांडिंग हेल्दी एंड टेस्टी कर दी, जैसे बहुत सेहतमंद है और वो भी तेल। FSSAI का कहना है कि कोई भी अपनी कंपनी जो है वो अपने ट्रेड नेम में हेल्दी होने का दावा नहीं कर सकती। ये भ्रामक है, नियमों का उल्लंघन है। इसी तरह एक कंपनी है ट्रूवी, नमकीन बनाती है।
अपनी नमकीन की ब्रांडिंग है द हेल्दी चिप्स। अब हेल्दी चिप्स कह के वो अपनी ब्रांडिंग करती है और इसी नाम से बेचती है। यानी इसका दावा है कि इसके चिप्स और नमकीन सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। आजकल कुछ लोग वीगन डाइट लेते हैं, यानी उनका खाना, उनका जो खान पान है पूरी तरह से प्लांट बेस्ड होता है, कुछ भी मांसाहारी नहीं। देश में कंपनी है प्लान बी। इसका दावा है कि ये प्लांट बेस्ड वीगन बेचती है, जबकि एफएसएसआई के मुताबिक इस कंपनी के पास वीगन प्रोडक्ट बेचने का लाइसेंस ही नहीं है। मतलब वीगन सामान कितना वीगन है कोई गारंटी नहीं है। जिन कंपनीज को एफएसएसआई ने झूठी ब्रांडिंग को लेकर नोटिस भेजा है, उनसे पूछा गया है कि क्या उनके पास ऑर्गेनिक या वीगन सामान बेचने का लाइसेंस है। कंपनीज को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचने के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन और पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जैसे सर्टिफिकेट लेने होते हैं। ये सर्टिफिकेट तब मिलते हैं जब एजेंसी ऑर्गेनिक खेती उत्पादन से जुड़ी पूरी जांच को सही पाती है। इसी तरह से वीगन सामान बेचने के लिए वीगन फूड सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। जहां तक प्रोडक्ट्स को हेल्दी बताने की बात है तो इसके लिए कंपनीज को वैज्ञानिक प्रमाण देना होता है, जिसके कारण से उनका प्रोडक्ट हेल्दी माना जाए। सच ये है कि कंपनियां ऐसा कोई प्रमाण नहीं देती, और कहने का मतलब यह है कि कोई भी कंपनी बिना लाइसेंस अपने प्रोडक्ट पर ऑर्गेनिक, वीगन, हेल्दी नहीं लिख सकती, नहीं बेच सकती। इसके लिए बाकायदा नियम है। अब समझना यह होगा कि ये तो लोगों को ठगने के बराबर है। सावधान आपको रहना है और झूठे दावों पर भरोसा नहीं करना है। आपको बताएंगे कि आखिर इस बार मानसून रूठा सा क्यों नजर आ रहा है। जून का महीना आधा बीत चुका है, आसमान में बादल भी है, लेकिन जमीन राहत की फुहारों को तरस रही है। पूरे देश को बारिश से सराबोर करने वाले जो मानसून है वो बीच रास्ते में ही ठिठक गया है। मौसम विभाग यानी आईएमडी के ताजा आंकड़ों ने देश की चिंता बढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक 4 जून से 14 जून के बीच भारत में सिर्फ 34.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान देश में 47.7 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी। इस हिसाब से देश में कुल मिलाकर 28% बारिश की भारी कमी दर्ज की गई है। आखिर बादलों की इस लुका छिपी और मानसून के अचानक थम जाने के पीछे की वजह क्या है? दरअसल देश के दक्षिण और मध्य हिस्से में दस्तक देने के बाद दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो अचानक एक बड़ी रुकावट का शिकार हो गया है। अपर एटमॉस्फेयर में चलने वाली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम यानी पश्चिमी हवाओं की एक तेज धारा अपने सामान्य रास्ते से खिसक कर काफी दक्षिण में आ गई है। इसकी वजह से ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि मानसून की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है वो कमजोर पड़ गई। इसका परिणाम यह रहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो मानसूनी सिस्टम बन रहे हैं उन्हें जमीन की तरफ धकेलने के लिए कोई मजबूत सहारा नहीं मिल रहा है। हवा में नमी तो है, बादल भी हैं, लेकिन इस हवा में वो लिफ्ट यानी उठाव नहीं है जो इन बादलों को भारी बारिश करने वाले बादलों में बदल सके। हालांकि अनुमान है कि 20 जून के बाद अपर एटमॉस्फेयर की ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, जिससे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के सफर फिर से मजबूत होने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो मानसून को फिर से नया जीवन मिल सकता है। मौसम का ये मिजाज देश के करोड़ों किसानों, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी परीक्षा की घड़ी है। मई के महीने में जिन वेदर मॉडल्स ने एक शानदार मानसून की भविष्यवाणी की थी, उन्हें प्रकृति ने फिलहाल एक बड़ा झटका दिया है। अब देश की नजरें 20 जून के बाद आसमान में होने वाले बदलावों पर टिकी है। क्या रूठा हुआ मानसून समय रहते मान जाएगा या देश के सामने पानी का संकट गहरा जाएगा? क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में लाखों लोग डेंगू का सामना करते हैं? एक छोटा सा मच्छर, लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरे परिवार को हिला सकता है। डेंगू सिर्फ एक मामूली बुखार नहीं, एक गंभीर बीमारी है जो तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द, प्लेटलेट्स के गिरने और कई मामलों में जान के खतरे तक ले जा सकती है। सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है, बुजुर्गों को है, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को है। सबसे चिंता की बात यह है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर किसी दूर जंगल में नहीं बल्कि हमारे घरों के आसपास पनपता है, कूलर में, गमलों में, बालकनी में, कहीं भी जमा साफ पानी में। यानी डेंगू से जंग की शुरुआत भी हमारे घर से होती है, लेकिन ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था अकेले नहीं जीत सकती। डेंगू को हराने के लिए पूरे देश को एक साथ खड़ा होना होगा। इसी संकल्प के साथ आज वर्ल्ड डेंगू डे के अवसर पर ऑल आउट और आज तक ने मिलकर एक राष्ट्रीय व्यापी जन जागरूकता अभियान साथ लड़ेंगे डेंगू से की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए हम डेंगू से जुड़ी सही जानकारी, एक्सपर्ट्स की सलाह, बचाव के आसान उपाय देश के हर घर तक पहुंचाएंगे। डेंगू से बचाव के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाइए। घर और आसपास कहीं भी पानी हो, कूलर हो, गमला हो, प्लास्टिक हो, पानी
साफ करते रहे, पानी जमा ना होने दें। खासकर बच्चों बुजुर्गों को मच्छरों से बचा कर रखें और दिन हो या रात मच्छरों से सुरक्षा के लिए मस्कीटो रिपेलेंट्स का नियमित इस्तेमाल जरूर करिए। जब हर घर सतर्क होगा तभी डेंगू पर वार होगा। ऑल आउट और आज तक के साथ कहिए, साथ लड़ेंगे डेंगू से। आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों की जिंदगी के स्क्रीनशॉट लेकर घूमने वाले भूल जाते हैं कि ऊपर वाले के पास उनका पूरा बैकअप मौजूद है। नमस्कार।